में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के सोशलॉजी के सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। खंड ब में लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिनमें से केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर चुन करके आपको देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग लगातार देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में है कि समाज शास्त्र को परिभाषित करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है कि समाज की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है जल प्रदूषण क्या है, और क्वेश्चन नंबर 4 में है वृद्धजनों की 2 समस्याओं का उल्लेख करें। और इसमें जितना आंसर बताएंगे ना बिल्कुल आपको याद हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सामाजिकरण की किन्हीं 2 एजेंसियों पर प्रकाश डालें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताओं की विवेचना करें। और क्वेश्चन नंबर 8 में है मानव अधिकार क्या है। और 9 नंबर क्वेश्चन में है नगरीय समुदाय की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। और 10 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करें। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक समूह क्या है। और 12 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक नियंत्रण के रूप में कानून की भूमिका की विवेचना करें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि संस्था से आप क्या समझते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में साक्षात्कार क्या है। और 15 नंबर क्वेश्चन में प्रदूषण के 2 कारणों की चर्चा करें। और 16 नंबर क्वेश्चन में वैज्ञानिक पद्धति से आप क्या समझते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में संस्कृति से आप क्या समझते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 1 से 15 तक लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रतिस्पर्धा क्या है। और 19 नंबर क्वेश्चन में समिति को परिभाषित करें। और 20 नंबर क्वेश्चन में प्रत्यक्ष सहयोग क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। और फिर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द्वितीयक समूह की विशेषताएं बताएं। और 23 नंबर क्वेश्चन में एकांकी परिवार क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक शोध क्या है। और 25 नंबर क्वेश्चन में उपभोक्तावाद क्या है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में है सात्मीकरण क्या है। ठीक है, और फिर यहाँ पूछा हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन में संघर्ष के 2 कारणों का उल्लेख करें। और 28 नंबर क्वेश्चन में भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अंतर्बंधों की व्याख्या करें। और फिर 30 नंबर क्वेश्चन में है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। और इसमें से चुन करके केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो पहले इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि समाजशास्त्र के विषय के क्षेत्र की विवेचना करें। और 32 नंबर क्वेश्चन में आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। और 33 नंबर क्वेश्चन में परिवार के प्रकारों का विश्लेषण करें। और 34 नंबर क्वेश्चन में संस्कृति एवं सभ्यता के अंतर संबंधों का विश्लेषण करें। और 35 नंबर क्वेश्चन में मानव अधिकार का अर्थ एवं महत्व की व्याख्या करें। फिर यहाँ दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन में प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करें। और 37 नंबर क्वेश्चन में ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं विशेषताओं का उल्लेख करें। और 38 नंबर क्वेश्चन में ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के 2 के भेदों का स्पष्टीकरण करें। तो ये तो क्वेश्चन रहा दीर्घोत्तरीय। अब हम लोग उत्तर को देखेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। देखिए समझने का प्रयास करेंगे, इसको बिल्कुल ईजी है, याद हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि समाज शास्त्र को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि समाज शास्त्र जो है इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन, ठीक है, यानी समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों और मानव व्यवहार के कारणों के परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। यानी इसमें 3 ही टॉपिक आपको याद रखना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत में सामाजिक जीवन, ठीक है, सामाजिक संबंधों और मानव के जो व्यवहार होते हैं उन्हीं सामाजिक कारणों और परिणामों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है इसी को समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समाज की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट बना के सामाजिक संबंध, यानी समाज की जो 2 विशेषताएं हैं उनमें पहला नंबर पे लिखेंगे सामाजिक संबंध। यानी समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, जो समाज है
वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो व्यक्तियों और समूहों को एक साथ जोड़ता है। बहुत ही ईजी है, इसको ठीक से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, याद हो जाएगा। सामाजिक जो संबंध होते हैं वो सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है और उस जाल में क्या होता है, व्यक्ति और समूह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे सांस्कृतिक मानदंड, यानी समाज में साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं जो सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है जल प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जल प्रदूषण तब होता है जब जल में हानिकारक पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं। जल में जब किसी हानिकारक पदार्थ को मिला दिया जाएगा तो जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और यह मानव, जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। बस इतना ही तो लिख देना है कि जल में जब हानिकारक पदार्थ को मिलाएंगे तो जल प्रदूषित हो जाएगा और उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी और वह जल जो होगा, प्रदूषित जल, वो मानव के लिए, जानवरों के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि वृद्धजनों की 2 समस्याओं का उल्लेख करें। तो 1 नंबर पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। वृद्धजनों में सबसे अधिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वृद्धजनों को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गठिया, हृदय इत्यादि अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं वो सभी वृद्धावस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग देखेंगे सभ्यता से क्या समझते हैं, सभ्यता को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सभ्यता एक जटिल सामाजिक संरचना है। सभ्यता क्या है, सभ्यता एक जटिल सामाजिक संरचना है जिसमें संस्कृति, कला, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक संगठन का, लोगों का जीवन यापन, उनके मान्यताएं और मूल्य शामिल होते हैं। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में कि समाजीकरण की 2 एजेंसियों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समाजीकरण के 2 एजेंसियां निम्नलिखित है या समाजीकरण की 2 एजेंसियां। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे परिवार। समाजीकरण की 2 एजेंसियों में पहला नंबर पॉइंट में परिवार लिखेंगे और फिर इसमें लिखेंगे कि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। परिवार जो है वो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। यह बच्चों को सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सिखाता है। ठीक है, और फिर वहीं इसी क्वेश्चन में दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे हम लोग विद्यालय। विद्यालय बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है और उन्हें सामाजिक नियमों और सहयोग के महत्व को सिखाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के 2 विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन निरंतर होते रहता है। जो समाज में परिवर्तन होता है वो हमेशा निरंतर होते रहता है और यह किसी भी समाज में पाया जा सकता है। ठीक है, यह किसी भी समाज में पाया जाता है या पाया जा सकता है, लिख सकते हैं। और फिर दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा इसमें लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन की दर सभी समाजों में समान नहीं होती है। ये जो सामाजिक परिवर्तन की दर होती है वो सभी समाजों में एक समान नहीं होती है, यह विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि मानव अधिकार को परिभाषित करें। तो इसका आंसर लिखेंगे मानव अधिकार और फिर इसमें लिखेंगे कि मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही मिलते हैं। मानव अधिकार क्या हैं, तो मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं, वे मौलिक अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही मिलते हैं। ये अधिकार जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या किसी अन्य स्थिति के बावजूद सभी के लिए समान है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है नगरीय समुदाय की 2 विशेषताओं को लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि नगरीय समुदाय की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे जनसंख्या घनत्व। नगरीय समुदायों में जनसंख्या घनत्व उच्च होता है। जहाँ नगर की बस्ती होती है वहाँ वैसे भी जनसंख्या बहुत अधिक होती है और ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या कम होती है। तो इसको आपको याद रख लेना है कि जो नगरीय समुदाय होती है वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, लोग अधिक मात्रा में वहाँ निवास करते हैं। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे विविधता। नगरीय समुदाय में सांस्कृतिक, जातीय और आर्थिक रूप से
विविधता होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण उन प्रक्रियाओं और तंत्रों को संदर्भित करता है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को विनियमित करता है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है, सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक समूह। सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो एक समान उद्देश्य या पहचान साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक नियंत्रण के रूप में कानून की भूमिका। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कानून सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक साधन है। कानून जो है वो सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक साधन है। यह नियमों और विनियमों का एक समूह है जो समाज के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संस्था को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संस्था एक स्थापित सामाजिक संरचना है। संस्था जो होती है वो एक स्थापित सामाजिक संरचना होती है जो एक विशिष्ट उद्देश्य या कार्य को पूरा करती है। यह नियमों, मानदंडों और भूमिकाओं का एक समूह होता है जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए परिवार, विद्यालय और सरकार संस्थाएं यानी सरकारी संस्थाएं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर को। इसमें दिया हुआ है साक्षात्कार। यानी साक्षात्कार एक शोध विधि है जिसमें एक शोधकर्ता या एक से अधिक व्यक्तियों से आमने सामने या टेलीफोन के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग डेटा एकत्र करने, जानकारी प्राप्त करने और लोगों के अनुभवों और दृष्टिकोण को साझा करने के लिए किया जाता है। फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रदूषण के 2 कारणों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे औद्योगिकरण, यानी उद्योगों से निकलने वाले धुएं और रसायनों से वायु और जल प्रदूषित होता है। उद्योग से जो धुएं निकलते हैं और जो रसायन निकलते हैं तो धुएं से वायु प्रदूषित होता है और रसायनों से जल प्रदूषित होता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे शहरीकरण। शहरों में वाहनों और कचरों की बढ़ती संख्या से वायु और भूमि प्रदूषित होता है। ठीक है, चलिए अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र, यानी समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जो समाज शास्त्र होता है, ऊपर के क्वेश्चन में ही हम लोग देखे हैं कि जो समाज शास्त्र होता है सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक है, इसमें आगे और हम लोग लिखेंगे। इसमें परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, अपराध, विचलन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन और जनसंख्या जैसे विषय शामिल होते हैं। फिर इसी में आगे हम लोग और लिखेंगे समाज शास्त्र सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है, जैसे कि गरीबी, असमानता, भेदभाव और सामाजिक अन्याय। ठीक है, चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, औद्योगिकरण यानी आधुनिकीकरण में उत्पादन के मशीनीकृत तकनीकों का उपयोग शामिल है। दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे शहरीकरण, लोग बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट में बना के लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धार्मिक मूल्यों और संस्थानों का प्रभाव कम होता जाता है। ठीक है, और फिर आगे वाला टॉपिक में लिखेंगे लोकतंत्र, यानी राजनीतिक शक्ति लोगों के हाथों में होती है। और फिर अगला पॉइंट में लिखेंगे वैश्वीकरण, देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर संबंध बढ़ते हैं। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था परिवार के प्रकारों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे समाजीकरण, यानी परिवार बच्चों को सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को सिखाता है। परिवार जो है वो बच्चों को सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को सिखाता है। फिर आगे पॉइंट बना के हम लोग इसमें लिखेंगे प्रजनन, ये परिवार समाज को नए सदस्यों का प्रदान करता है। ठीक है, और फिर आगे पॉइंट बना के लिखेंगे आर्थिक कार्य, परिवार अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।
चलिए फिर आगे वाला देखेंगे हम लोग इसमें कि भावनात्मक समर्थन यानी परिवार अपने सदस्यों को प्यार, देखभाल और समर्थन प्रदान करता है। फिर सामाजिक स्थिति को देखेंगे कि परिवार व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति प्रदान करता है। और फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 34 नंबर में, सांस्कृतिक एवं सभ्यता के अंतर संबंध को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संस्कृति और सभ्यता दोनों ही मानव समाज के अभिन्न अंग हैं। संस्कृति और जो सभ्यता हैं वो मानव समाज के अभिन्न अंग हैं। और फिर इसमें हम लोग पॉइंट बना के लिखेंगे, संस्कृति में लोगों के विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज और व्यवहार शामिल होते हैं। संस्कृति में क्या क्या शामिल होते हैं? लोगों के विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज और व्यवहार शामिल होते हैं। किसमें? संस्कृति में। जबकि सभ्यता में भौतिक और तकनीकी विकास शामिल होता है। ठीक है, सभ्यता में क्या क्या शामिल होता है? भौतिक और तकनीकी विकास। चलिए फिर आगे वाला पॉइंट बना के इसी में हम लोग लिखेंगे, संस्कृति सभ्यता को आकार देती है और सभ्यता संस्कृति को प्रभावित करती है। संस्कृति जो है वो सभ्यता को आकार प्रदान करती है, लेकिन जो सभ्यता है वो संस्कृति को क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा कि एक समाज की संस्कृति यह निर्धारित कर सकती है कि वह किस प्रकार की तकनीकी विकसित करता है। ठीक है, और तकनीकी उस समाज की संस्कृति को बदल सकती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। 2 अप्रैल से आपके क्लास का 12 क्लास का 2026 में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए शाम को 7 बजे नया बैच चलेगा। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। 8 से 10 दिन क्लास कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए।